गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक नायर। आज हम क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ेंगे। तो देखिए, फिजिक्स में जो आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो है आपका लाइट, जिसे हम कहते हैं प्रकाश। तो सबसे पहले आपका प्रकाश क्या है, तो ये डेफिनेशन सुन लीजिए आप लोग। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन प्रकाश की है। इसके अलावा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, तो हम ये भी बोल सकते थे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब देखिए, प्रकाश की डेफिनेशन के बाद प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रकाश के गुण क्या हैं। तो प्रकाश के गुण में पहला गुण आपको वही याद रखना है कि जो डेफिनेशन थी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तीसरा पॉइंट, प्रकाश की चाल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका पेपर में आता भी रहता है। तो देखिए, निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में जो स्पीड है प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल की आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको अगर हम किलोमीटर में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड किया जाता है। हमने इसको 1000 में डिवाइड किया तो 10⁵ आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता भी रहता है कई बार। इसके अलावा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ, वो आपकी होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम तक। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसके साथ ही जो ये इसकी वेवलेंथ है, अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम मीटर में क्या आएगा, तो आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर होती है। तो इसको हम 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो एक गुण ये हो गया प्रकाश का। इसके अलावा प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है, प्रकाश में विकिरण का गुण होता है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो हम देखेंगे। इसके अलावा प्रकाश आपने देखा होगा, सूर्य से प्रकाश आता है तो वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में आता है, स्ट्रेट लाइन में। तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, या हम बोल सकते हैं प्रकाश ऋजु रेखीय पथ पर गमन करता है या गति करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े प्रकाश के गुण, प्रकाश क्या है और प्रकाश का प्रॉपर्टीज क्या है। अब देखिए, हमें पढ़ना है प्रकाश का रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन देखिए होता कैसे। पहले परावर्तन का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु है अगर किसी चीज से टकराकर वापस लौट रही है तो प्रकाश का परावर्तन है। हम एक बॉल फेंकते हैं, दीवार पर जाती है और वापस हमारे हाथों में आ जाती है, तो वो बॉल परावर्तित हो गई, मतलब अपने मार्ग से वापस लौट आना क्या है, परावर्तन है। जैसे हम प्रकाश का परावर्तन बोले, सेम ऐसे ही प्रकाश किसी चीज पर जाए और पड़े, वहां से टकरा के वापस लौटा है, तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन होगा कैसे, देखिए, अगर प्रकाश किसी चिकने तल से टकराए, कोई भी चिकना तल है उससे प्रकाश टकराएगा तो वो वापस लौट आएगा। कैसे? सबसे ज्यादा अगर हम देखें चिकनी चीज कौन सी होती है, तो वो है मिरर, शीशा, ये जिसको हम बोलते हैं दर्पण। एक हम अगर दर्पण ले देखिए, ये हो गया आपका कोई दर्पण। दर्पण सबसे चिकनी वस्तु माना जाता है, इसलिए हम इसको दर्पण पर प्रदर्शित करेंगे। ये है आपका कोई दर्पण, समतल दर्पण इसको हम बोल सकते हैं। अगर प्रकाश इस पर हम भेजें तो प्रकाश वहां टकराएगा और तुरंत इसी माध्यम में वापस लौट आएगा। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का रिफ्लेक्शन या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये परावर्तन होता कैसे है। ये एक दर्पण ले लिया हमने, दर्पण पर कोई भी पॉइंट हमने ये ले लिया, यहाँ पर मान लो इस पॉइंट पर प्रकाश को हमें आपतित कराना है, आपतित मतलब गिराना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट का नाम है, देखिए, आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। इस पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। इस पर हम एक लंब खींचेंगे, सीधा ये हमें बिंदु लंब, इसको बोला जाता है अभिलंब।
अभिलंब देखिए लंब होता है, हम किसी भी तल पर या किसी भी पॉइंट पर जो स्ट्रेट लाइन बना देते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, वो लंब कहलाता है। अब एक प्रकाश किरण, मान लीजिए यहाँ कोई लाइट का सोर्स है या प्रकाश का सोर्स है, वहां से हम एक प्रकाश की किरण ऐसे भेजें जो इस पर आपतित हो, ये प्रकाश की एक किरण आई है, ये आपकी यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है, सन हो सकता है या कोई बल्ब हो सकता है या टॉर्च हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से ये प्रकाश की किरण आई है और ये यहाँ पर टकराने के बाद ऐसे ऊपर वापस चली जाएगी। तो देखिए प्रकाश यहाँ से आया और यहाँ वापस हो गया। तो ये जो किरण है आपकी, इसका नाम होता है आपतित किरण, आपतित किरण। और जो किरण ये वापस जाती है उसका नाम होता है परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक है, जो प्रकाश किरण आपकी लाइट सोर्स से आई है वो है आपतित किरण, जो लौट कर गई है वो है परावर्तित किरण। आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण है, इसको कहते हैं हम आई, आपतन कोण, इसका नाम है आपका आपतन कोण। और इसके बाद जो ये अभिलंब है और जो ये किरण परावर्तित होकर गई है, इस कोण को कहते हैं परावर्तित कोण। इसको प्रदर्शित करते हैं आज से। ठीक है, हम इन सब की डेफिनेशन अगर बोलना चाहें, आपतित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तित किरण क्या है, तो देखिए पहले आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर प्रकाश को हमें गिराना है वो है आपका आपतन बिंदु। प्रकाश की जो किरण किसी विद्युत स्रोत किसी लाइट सोर्स से आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो किरण टकरा कर वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतन बिंदु पर जो हम लंब खींचते हैं उसको अभिलंब बोलते हैं। तो ये आपकी हमारी डेफिनेशन है इसकी। अब प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए होंगे, फिर से सुन लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब प्रकाश परावर्तन के नियम भी होते हैं, प्रकाश परावर्तन के नियम। तो देखिए प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है, इसके दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो ये हमने आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा है, तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम ये होता है, ये जो आपका आपतन कोण है ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम होता है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। या इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कोण एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब क्या है, आई का मान हमेशा क्या रहेगा, आर के बराबर। तो ये था आपका प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के गुण आपको बताए गए हैं। इसके बाद देखिए इस चैप्टर में आगे जब देखेंगे तो आपका आता है दर्पण, मिरर इसको बोलते हैं। इसके बाद है दर्पण। दर्पण देखिए क्या है, दर्पण एक ऐसा चिकना या पॉलिशदार तल होता है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित होता है। मतलब जैसे कोई ऐसी चीज जिस पर प्रकाश आया तो ज्यादा से ज्यादा भाग उसका वापस लौट जाए, परावर्तित हो जाए, उसको बोलते हैं दर्पण। दर्पण एक ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा प्रकाश परावर्तित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा चिकना होता है। आपने प्रैक्टिकली किया होगा, आप एक घड़ी ले लेते हैं या शीशा मिरर हमारे पास होता है, हम उसको धूप में ऐसे लगाते हैं और उसका प्रतिबिंब हमें दूसरी जगह दीवार में या कहीं कहीं दिखाई देता है। सबने आपने किया होगा ये। तो देखिए दर्पण क्या है, दर्पण एक ऐसा चिकना या पॉलिशदार तल है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। लेकिन अधिकांश भाग परावर्तित होता है, संपूर्ण भाग परावर्तित नहीं होता। ऐसी कोई भी वस्तु प्रकृति में अभी उपस्थित नहीं है जिससे प्रकाश का संपूर्ण भाग हम रिफ्लेक्ट कर सकें या परावर्तित कर सकें। दर्पण से हम ज्यादा कर लेंगे, कुछ फिर भी उसका क्षय या नुकसान हो जाएगा। और वो क्षय कैसे होगा, कैसे पता चलेगा हमें? आप देखो दर्पण को हम धूप में रखें, उसका प्रतिबिंब प्राप्त करें तो ज्यादा से ज्यादा वो रिफ्लेक्ट तो होगा, लेकिन थोड़ा सा वो गर्म भी हो जाएगा तो वो हीट के रूप में कुछ प्रकाश का व्यय या क्षय हो जाता है। तो दर्पण की परिभाषा समझिए आपने। दर्पण देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय
गोलीय दर्पण होता है एक स्फेरिकल मिरर और दूसरा होता है आपका समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अब ये जो गोलीय दर्पण है आपका, ये भी दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, एक होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कहते हैं कॉन्केव मिरर, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब पहले तो हम ये समझे गोलीय दर्पण क्या है, ठीक, उसके बाद उसके प्रकार। गोलीय दर्पण देखिए ऐसे कमच का खोखला गोला है, ये कोई कमच का गोला है, खोखला है, इसको हम यहां से कट करते हैं तो ये जो हमें मिला है इसके एक साइड पॉलिश कर दी जाएगा तो ये बन जाएगा आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब जो गोल टाइप का होता है वो गोलीय दर्पण होता है। परिभाषा हम ऐसे पढ़ेंगे, किसी खोखले कटे हुए गोले के भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अब जैसे ये है, इसको हमने यहां से कट कर दिया और इसके एक साइड यहां पर ऐसे पॉलिश कर दी, पॉलिश करते हैं, हम बोलते हैं कलाई करना है इसको। ये तो ये वाला तल आपका क्या है, पॉलिशदार तल, पॉलिशदार तल, या हम बोल सकते हैं कलाई किया हुआ तल। जिस साइड देखिए पॉलिश की जाती है उसके विपरीत साइड होता है उसका परावर्तक तल। परावर्तक तल मींस यहां से प्रकाश वापस लौट जाए। तो इस साइड पॉलिश है तो ये जो तल है आपका अंदर साइड वाला, ये क्या है आपका परावर्तक, परावर्तक तल, ठीक है। तो अवतल दर्पण की परिभाषा कैसे बोलेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण, ये देखिए उसकी उभरी हुई सतह है और ये अंदर साइड दबी हुई सतह है। परिभाषा हम बोलेंगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है या कलाई होती है तथा परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, उसे हम गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। अब दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का हम देखेंगे, ये एक और सर्कल हमने बनाया, ये कोई कांच का खोखला गोला है, इसको हमें यहां से काट दिया और इसकी दबी हुई सतह पर यहां पॉलिश कर दो। ये इसकी दबी हुई सतह थी, यहां हमने क्या किया पॉलिश, इसको क्या लिखते हैं यहां तक पॉलिशदार तल। और ये कौन सा है आपका परावर्तक तल। ये देखिए जस्ट इसका अपोजिट है, इस पर उभरी सतह पर पॉलिश है, यहां देखिए दबी सतह पर पॉलिश है। इसका परावर्तक तल दबी सतह से था, इसमें उभरी हुई सतह पर है। तो उत्तल दर्पण की डेफिनेशन हम जस्ट इसकी अपोजिट बोल देंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन उभरी हुई सतह से या बाहरी सतह से होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक। तो ये दर्पण के देखिए प्रकार थे दो, पहले गोलीय दर्पण जिसको हम पढ़ रहे थे। समतल दर्पण आपका सीधा सा है जिसकी सतह समतल होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसके बारे में अभी बाद में बताएंगे, पहले इसी से संबंधित और चीजें हैं। तो ये आपके दो प्रकार के गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण वाला और ये अवतल दर्पण। इसके बाद इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हैं। दर्पण के गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है दर्पण का आपका पहला नंबर ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो देखिए चाहे ये वाला दर्पण हो चाहे ये वाला दर्पण हो, दोनों आपके एक ही जैसे हैं। इसमें ध्रुव की परिभाषा कैसे बोलेंगे, जो ये आपका परावर्तक तल है पूरा, यहां कहते हैं ये हिस्सा, ये जो परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए इसका मध्य बिंदु यहां कहीं आएगा और इसका मध्य बिंदु यहां कहीं आएगा। जो दर्पण का ध्रुव होता है उसे P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं हम, P से। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको P से हम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद ध्रुव के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है, हमने गोलीय दर्पण को, उत्तल हो या अवतल हो,
जिस खोखले गोले से काटकर प्राप्त किया है उसकी त्रिज्या को उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे हम देखें ये वाला जो आपका अवतल दर्पण है, ये इतना दर्पण तो केवल इतना है, ये तो हमने बनाया है केवल क्योंकि हमने इससे प्राप्त किया होगा। अगर ये पूरा सर्कल ऐसे बना है तो इस पूरे खोखले गोले का केंद्र यहाँ पर आएगा, केंद्र से ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या कहलाती है आपकी त्रिज्या। तो यही है इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या, या इसमें हम कहें तो इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा। ये जो लाइन है ये क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या। कैसे बोलेंगे देखिए परिभाषा, किसी गोलीय दर्पण, ऐसे बोलेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, वक्रता त्रिज्या को आप आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर लिख सकते हैं, हम स्मॉल आर लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब दिक्कत नहीं है। तो वक्रता त्रिज्या देखिए हो गई, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद आपका आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखिए, इस गोले का केंद्र ये है या इस वाले सर्कल का केंद्र ये है, यही जो केंद्र है यही दर्पण का वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को सी से हम क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा कैसे बोलेंगे, सेम वक्रता त्रिज्या की तरह। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन एक जैसी है बिल्कुल। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद है आपका वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुवों की वक्रता त्रिज्या रहती है। वक्रता त्रिज्या से पहले मुख्य फोकस, तो देखिए इतना समझ में आ गया सबको। ठीक है, वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या। इसके अलावा देखिए इसका समझिए इसका हमें मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस के बारे में। तो इसके लिए हमें ऐसे फिगर बनाना होगा। चलिए ठीक है, ऐसे देखिए अभी मुख्य फोकस देखिए क्या होता है। अगर पहले मुख्य फोकस से पहले मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष देखिए क्या होती है, दर्पण के ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ाते हैं आगे तक, तो ये देखिए ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, इन दोनों को मिला दिया इसलिए मैंने, तो ये क्या है मुख्य अक्ष। ठीक, इसमें भी देखिए ये ऐसे हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये क्या है आपकी मुख्य अक्ष। समझ में आया सबको? तो ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई। अब जैसे देखिए इसके आगे हमें मुख्य फोकस पढ़ना है, तो मुख्य फोकस के लिए डेफिनेशन देखिए बोलते हैं, फिगर बाद में बनाएंगे। अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को किसी दर्पण पर आपतित कराएं तो वो दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद वापस लौटेंगी और मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिल जाएंगे। तो जिस पॉइंट पर वो मिलेंगी उस पॉइंट को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। डेफिनेशन ये क्या है, देखिए अब हमें मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे। ये देखिए गोलीय अवतल दर्पण है और आपका ये जो है देखिए ये वाला ये है उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण है और दूसरा अवतल दर्पण है। ये जो लाइन है बीच में ये आपको पता है ये मुख्य अक्ष है। ये दर्पण का ध्रुव होता है, ये आपको बताया जा चुका है। इसमें दर्पण का ध्रुव ये है। वक्रता केंद्र आपको पता है इस वाले गोले का, अगर हम सर्कल ऐसे बनाएं तो यहाँ कहीं आएगा इसका, तो मान लीजिए ये है आपका वक्रता केंद्र सी। इस वाले में इसका सर्कल इस तरफ बनेगा ऐसे, तो इसका वक्रता केंद्र मान लिया है यहाँ पर। मुख्य फोकस निकालने के लिए हम दर्पण पर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराएंगे। जैसे आपकी ये प्रकाश की किरण गई सीधे, मान लिया ये यहाँ से टकरा के ऐसे लौट रही है,
दूसरी प्रकाश की किरण है वो ऐसे गई और वो भी टकराकर इस टाइप से ये वापस लौट आई। यहाँ से ये देखी गई है और यहाँ से क्या हुई है वापस। इसी प्रकार से हम इस तरह बना देंगे, एक प्रकाश की किरण ऐसे गई इस तरफ से टकरानी और ये इस पॉइंट से होकर वापस लौट गई, इस पॉइंट से, इसमें वही बन गया। एक और प्रकाश की किरण आपकी यहाँ से गई है या आते हुई है और ये इस टाइप से यहाँ से वापस लौट गई। सभी किरणें देखिए जो हमने आपको कराई हैं वो इस पॉइंट पर जाकर मिल रही है, तो ये पॉइंट भी आपका मुख्य फोकस एफ कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन देखिए कैसे बोले, ये केवल आपका ये अवतल दर्पण के लिए है मुख्य फोकस। हम बोलेंगे क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, ये हमारा अवतल दर्पण के लिए है केवल। अब उत्तल दर्पण के लिए देखें, देखिए हमने इस पर भी क्या किया, यहां से एक प्रकाश किरण सामने से ऐसे आपको कराई, तो ये प्रकाश किरण तो आपकी किस तरफ निकल जाएगी ऐसे एंगल के साथ, ये मान लिया ऐसे चलेगी। ठीक, एक और प्रकाश किरण इस टाइप से गई, ये यहाँ ये टकराएगी तो ये भी क्या होगी आपकी इस टाइप से ऐसे निकल जाएगी। ठीक, अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा लें ऐसे, ये इसको भी हम क्या करें, जो ये यहां से गई है इसको भी ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं, ये आपको जब पटरी से बनाएंगे तब सही बनेगा सीधा। एक किरण यहां से गई थी, ये आपसे परावर्तित होकर ऐसे लौट आई है, इसको भी हमारा पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा हुआ मान लें। और एक और आपकी प्रकाश की किरण जो ये गई है ये आपकी लौटेगी ऐसे, इसको भी हम क्या करें पीछे की तरफ ऐसा बढ़ा हुआ मान लें। तो ये सारी किरणें यहां पर मिलती हुई यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये जो पॉइंट है ये इसका मुख्य फोकस है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त परिमाण हम कैसे बोले, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सीधी लाइन बनेगी सब ऐसे, तो इसमें मुख्य फोकस यहाँ पर है, इसमें मुख्य फोकस यहाँ पर है। ये हो गई आपकी मुख्य फोकस की परिभाषा, इसको हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस के बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी फोकल लेंथ से हम बोलते हैं, तो आपकी ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर देंगे और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से। ये आपके दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। एक चीज और होती है दर्पण का द्वारक, तो ये जो परावर्तक तल है आपका पूरा, इसमें ये पूरा परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और आपको समझनी, इसमें वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर बोलते हैं और फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल एफ बोलते हैं, में रिलेशन क्या है, में संबंध। तो सूत्र देखिए होता है एफ बराबर आर बटे 2, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं कैपिटल आर भी। इसका मतलब क्या है, जो आपकी फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चित्र से हम समझ सकते हैं, देखिए यहां से यहां तक है पी तक फोकस दूरी और पी से सी तक क्या है आपका वक्रता त्रिज्या। हमें याद रखना है हमेशा एफ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो सी से पी तक की डिस्टेंस की हमेशा हाफ होगी। समझ गए, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होगी दुगनी, या हम बोलते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। तो ये आपका दर्पण और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, ये हो गई। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो अगला आगे होगा वो आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा।